हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। आइए देखते हैं एडिटोरियल का सेट नंबर 3। एडिटोरियल का सेट नंबर 3 में पहले 2 सेट देख लिए, दोनों सेट को देख लीजिएगा और निजी स्पर्शन कवर कर रहा है। तो सेट नंबर 3 में देखते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तेल नदी मतलब ऑयल रिवर, ऑयल रिवर कहा जाता है। तो ऑप्शन है ऐसा है जायरे, लिम्पोपो, नाइजीरिया, नाइजर और नील नदी। तो तेल रिवर नाइजर रिवर को कहा जाता है। जो नाइजर रिवर देखते हैं, नाइजर रिवर के बारे में, ये नाइजीरिया में फ्लो करता है, नाइजीरिया से होकर बहता है। ये अफ्रीका का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। और लिम्पोपो रिवर के बारे में देखते हैं। लिम्पोपो रिवर है जो और कुछ नाइजर रिवर के बारे में देखते हैं। इस नदी के किनारे पाम ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तेल रिवर भी कहा जाता है। और यह बे ऑफ गिनी में गिरती है, गिनी बे में गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। और लिम्पोपो रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जायरे रिवर है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और थोड़ा सा मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में देख लेते हैं। जो 0 डिग्री से होकर गुजरता है, ये हमारे हेमिस्फीयर है। 0 डिग्री से गुजरता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है, इसको इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और जो 23.5 डिग्री साउथ होकर गुजरती है उसको मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला को कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री और जोड़ देंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला को आर्कटिक सर्किल कहते हैं। और क्या हमारे देश होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हाँ, 7-8 राज्यों से गुजरती है। जैसे यहाँ से इंडिया हो गया, मैप से देख लेते हैं। इससे गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 3, 2, 5, 2, 7 राज्यों से गुजरती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो एटलस पर कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो एटलस पर्वत है, ब्लॉक पर्वत नहीं है। ये फोल्डेड माउंटेन है, ये फोल्डेड माउंटेन है। सियरा नेवादा, साल्ट रेंज और ब्लैक फॉरेस्ट, ये तीनों ब्लॉक पर्वत है। और देखते हैं सियरा नेवादा कहाँ पर स्थित है? तो सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है। और जबकि ब्लैक फॉरेस्ट और वास ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में स्थित है। और साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है।
साल्ट रिज पाकिस्तान में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है। और एटलस पर्वत फोल्डेड माउंटेन है, जैसे जैसे हमारा हिमालय है तो फोल्डेड माउंटेन है। और ये अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? मिलान असत्य है। तो दस्त एक काबिर ईरान, कलाहारी बोत्सवाना, नुबियन मरुस्थल सूडान और किजली कुम सऊदी अरब। तो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी नंबर ये असत्य है, क्योंकि किजली कुम सऊदी अरब में हुआ। किजली कुम मरुस्थल मध्य एशिया का एक है जो अमू दरिया और शिव दरिया के बीच का दोआब है। किजली कुम क्या है? अमू दरिया और शिव दरिया के बीच का दोआब है। और इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। उसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमू दरिया और शिव दरिया के बीच का दोआब। दोआब मतलब क्या हुआ कि जो नदी के बीच के ज्वाइंट होता है ना, और बीच में जो ज़मीन खाली रह गया उसको दोआब कहते हैं। तो वो ये किजली कुम है जो अमू दरिया और शिव दरिया के बीच का दोआब है। और कहाँ? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में ये दोनों पाया जाता है। बाकी बात जो डिजर्ट है, नुबियन डिजर्ट सूडान में है, सही है। कलहारी डिजर्ट बोत्सवाना में है और दस्ते काबिर ईरान में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? रूस में कौन सा पर्वत स्थित है? तो रूस में काकेकस पर्वत रूस में स्थित है। और काकेकस पर्वत के बारे में देखते हैं। ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में स्थित है। ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में स्थित है। यह एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। और एशिया और यूरोप की सीमा काकेकस पर्वत से एशिया एंड यूरोप की सीमा बनाती है। और देते हैं। और एपाइन पर्वत कहाँ है? इटली में। पाइन पर्वत इटली में। निम्न में से कौन सा देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है। और सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ। और शॉर्टेस्ट अफ़गानिस्तान के साथ 101 किलोमीटर के आसपास है। और यह 101 या 106 किलोमीटर कहा जाता है। और भारत में दो पड़ोसी है जो तट कोस्टल लैंड शेयर करता है, श्रीलंका और मालदीव। भारत में 3 पड़ोसी है जो कोस्टल और ये जलमार्ग लैंड दो शेयर करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार कोस्टल भी है और लैंड बॉर्डर भी है। आप देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है?
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन सागर सीलम टाइगर रिजर्व भारत की सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यह 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर की तहत शामिल किया गया था। और इसके बाद देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? कौन सा द्रविडियन महाकल्प चट्टानें नहीं है? तो धारवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। धारवाड़ जो द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है, धारवाड़ है ना आर्कियन कर्व की आर्कियन एज की चट्टान है। इसके बाद कहते हैं भारत में जिन क्षेत्रों के शुष्क भूमि कृषि की जाती है वो उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होगा? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, मतलब शुष्क भूमि है। भारत 2010-11 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगा इस सब में, ऐसे होना चाहिए समस्तीपुर, क्योंकि यहाँ पर 3.5% है और मधुबनी में कॉन्फ्लिक्ट है। पर आंसर में दिया है पूर्वी चंपारण। थोड़ा सा ये फैक्ट को चेक कर लीजिएगा। 2011-12 की जनगणना के अनुसार 11 जनगणना के अनुसार किस राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित एससी पाई जाती है? एससी सबसे ज़्यादा पंजाब में पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? तो भारत को 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, पर यहाँ पर 3 दिया हुआ, आंसर में 3 है, पर आंसर में 3 है। ये से देखिए बिहार को, तो जैसे देखिए बिहार का मैप हो गया ये जोन फर्स्ट हो गया, जोन सेकंड हो गया और जोन थर्ड ए हो गया, जोन थर्ड बी हो गया, मतलब 3 ही होगा, 1 2 3। जोन फर्स्ट में 13 जिला आते हैं, जोन सेकंड में 8 जिला आते हैं, जोन थर्ड ए में 11 जिला आते हैं और जोन थर्ड बी में 6 जिला आते हैं। ये सब याद रखिएगा। और है 12 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सा है? यूरोप की मुख्य नदी कौन सा है? तो यूरोप की डैन्यूब मुख्य नदी है, प्रमुख नदी है। और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी है। हांगहो चीन की नदी है। और अमेजन दक्षिण अफ्रीका की नदी है। तो इसका 12 नंबर का आंसर होगा डैन्यूब यूरोप की नदी है, मुख्य नदी है। 13 नंबर है कोम्पिंगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में? कोम्पिंगोरा हवाई अड्डा किस शहर में? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर में है। और उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1984 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जूट का संगठन स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ढाका है। और भारत में सबसे पहले जूट मिल, इंडिया के फर्स्ट जूट मिल 1855 में कलकत्ता के हुगली में
हुगली में स्थापित किया गया? रिसरा नदी के किनारे। हुगली नदी पर रिसरा में की गई, हुगली रिवर पर रिसरा में की गई। और भारत कच्चे जूट और जूट के सामान में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत कच्चे जूट और जूट के उत्पादन के सामानों में सबसे बड़ा उत्पादक है। और बांग्लादेश के बाद, और बांग्लादेश इसमें फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट नंबर बांग्लादेश है और सेकंड नंबर पर इंडिया है इंपोर्ट के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में जूट से बना हुआ सामान और जूट के एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया सेकंड नंबर पर है। तो जूट के अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? ढाका में। कब बना है? तो 1984 में। इंडिया का फर्स्ट जूट मिल 1855 में कहाँ? तो कलकत्ता के हुगली में बनाया गया। और एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पर है, एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है जूट के एक्सपोर्ट के मामले में। और जूट के रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। इंडिया में रैंक 1 पर वेस्ट बंगाल है, रैंक 2 पर जूट के मामले में बिहार है। और बिहार में देखते हैं पूर्णिया जिला जूट के मामले सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन करता है, पूर्णिया जिला। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है किशनगंज में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसलिए यहाँ पर पूर्णिया आसपास में है, तो यहाँ पर जूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और जूट की खेती के लिए सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? एंशियंट टाइम में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो चावल के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा से। और कोल्डी हवा कहाँ पर है? इलाहाबाद के आसपास बेलन रिवर के किनारे स्थित है। और यहाँ से न्यूलिथिक और चालकोलिथिक एरा और आयरन युग का भी साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से टोकरी औजार और मनके मिला है। वो सबसे बड़ी मात्रा में मिला, सबसे ज़्यादा मेहरगढ़ से टोकरी औजार और मनका मिला है। तो कोल्डी हवा में देखें कि सबसे पहले प्राचीन काल में चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला था। और कोल्डी हवा कहाँ पर? बेलन नदी के किनारे है। वहाँ से न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज में यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है। 16 नंबर देखते हैं, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है? तो 16 नंबर में हड़प्पा कालीन मोहनजोदारो भी है, गनेरीवाल भी है और धौलावीरा भी है हड़प्पा कालीन। दिल्ली के सुल्तान कौन सा सुल्तान का बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के क्यों जाना जाता है? इसको लाख रुपया दान करते थे, इसलिए लाख बख्श से भी जाना जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिया था? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्य भाग लिए थे। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? और पूछेगा पहला अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए, तो फर्स्ट अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे, दूसरे अधिवेशन में 434 लोग भाग लिए थे। और दूसरा अधिवेशन में कौन सा था प्रेसिडेंट? तो दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। 1886 में हुआ था दूसरा अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। श्यामाजी तेजपाल
संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और पहला अधिवेशन में कौन से अध्यक्ष थे? तो WC बनर्जी थे। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी? तो योजना होगा सूरसेन द्वारा। जो सूरसेन PCC के टीचर थे, इसने यहाँ पर आर्मी रेड मारा था, पूरा शस्त्र लूट लिया था। 20 नंबर होगा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे लंदन में। और इंडियन हाउस की स्थापना, और इसने इंडियन हाउस की स्थापना भी की थी। इंडियन हाउस की भी स्थापना किया था। और इसने समाचार पत्र न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित करते थे। सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर प्रकाशित करते थे। अब देखते हैं 1919 ईस्वी में, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1919 ईस्वी में काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1919 के काउंसिल एक्ट आया था ना, उसमें किस बात की व्यवस्था किया गया था? तो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व होगा। इसी में 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल किया था। जो मुस्लिम को इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया, मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी तरह मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल वोट लाया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन ओपिनियन अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो पहले देखते हैं इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया गया। ये अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से? तो साउथ अफ्रीका से। और इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। और बाद में इसका नाम, पहले सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। बाद में 1936 ईस्वी में क्या कि इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा हो गया इलाहाबाद में, लखनऊ में। और इस सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया। तो यार 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में अगस्त महीने से प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसको गांधी जी 4 फरवरी 1922 ईस्वी में जो चौरी कांड हुआ था, उसके एवज में 12 फरवरी को गांधी जी ने एक सभा बुलाती है वर्किंग कमेटी के, और इस योजना को स्थगित कर देता, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। 12 फरवरी को योजना को स्थगित कर देता। किसके एवज में? 4 फरवरी में जो चौरी कांड हुआ था उसके एवज में। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, उपयुक्त आंसर होगा उपयुक्त में सभी। कृषि पर पुनरुद्धार, आदेश संरचनात्मक सुविधा को विकास करना, शिक्षा एवं व्यवस्था ऐसी सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्ध होना, इससे समावेशिक विकास का असहज समाज में वर्गों का एवं संसाधन एवं सुविधा पहुँचे। निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटा को संकेत नहीं करता है? नहीं है, राजकोषीय घाटा को संकेत नहीं करता। चालू खाते में घाटा ये सब संकेत करता है, ये नहीं करता है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का मापन घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है, जो NSSO द्वारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 280 के द्वारा फाइनेंस कमीशन का संगठन किया गया। किस तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है? उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अगर 18 और किसी तत्व का 18 और 20 है तो मास बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ करेगा 18 20 38। भारतीय रिजर्व बैंक RBI में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो RBI यह केंद्र सरकार का बैंक है, सही है। मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ये भी सब सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है, उनका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार से, मतलब ये साउंड वो प्रोड्यूस करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो सोनार एक रेडार की तरह काम कर रेडार है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिरका हो गया, एसिडिक अम्ल हो गया, इमली होगा, टार्टरिक एसिड हो गया, संतरा होगा, फॉर्मिक एसिड हो गया, और टमाटर होगा एक्जोलिक एसिड है। तो संतरा में ये होगा संतरा, फॉर्मिक एसिड ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड रेड आंट में रहता है, लाल चींटी में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड नींबू संतरे में पाया जाता है। नींबू संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल रहता है, इमली में टार्टरिक एसिड रहता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन में मृग रचिक का कारण है, मिराज का फॉर्मेशन का कारण क्या है? मृग रचिक मिराज का फॉर्मेशन का कारण क्या है? तो इसका कारण है पूर्व आंतरिक परिवर्तन, मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट से के कारण मिराज का फॉर्मेशन होता है। किसी भी चट्टान के प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण हो गया फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है, तो इसका होगा इसका होगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को में ऑक्सीजन ये नहीं होती है, और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना, ये सही है। इसका होगा मतलब मान लो फोटोसिंथेसिस का देखते हैं फार्मूला, CO2 + H2O, सन की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस
H2O प्लस O2। जो ये ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन को ब्रेक करके ऑक्सीजन निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। अब देखते हैं पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट होता है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। 36 नंबर क्वेश्चन है, ईंधनों के सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो सबसे सर्वाधिक ऊष्मीयमान LPG का होता है ईंधन में। और नाभिकीय 37 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिकीय का अवयव कौन सा है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैनेडिस ने किया था। कैनेडिस ने किया था 1746 ईस्वी में। गोतेखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ किस गैस का मिश्रण लिया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का मिश्रण लिया जाता है, क्योंकि हीलियम अधिक दाब पर क्योंकि हीलियम हाई प्रेशर पर ब्लड में बहुत कम मिक्स होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसको लीवर कहा जाता है। एमिनो एसिड का बहुलक है। एमिनो एसिड प्रोटीन का बहुलक है। और एमिनो एसिड का फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, NH2 CH2 COOH, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, याद रख लीजिएगा। भोजन के सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन के सर्वाधिक अवशोषण हीलियम में होता है। हीलियम ये छोटी आंत है, और छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होता है। और हीलियम इसका एक भाग है जहाँ भोजन द्वारा पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण इसकी दीवार में बनी रसांकुरों द्वारा किया जाता है। दीवार में बनी रसांकुरों द्वारा किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, परासर्प ध्वनि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो परासर्प ध्वनि का उपयोग समुद्र की गहराई पता करने के लिए, घड़ी के पुर्जों के साफ करने के लिए और संकेत भेजने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का काम करता है? तो इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क जो सोचने का काम करता है। लार किससे पचाने में मदद करता है?
तो लार स्टार्च को पचाने में मदद करता है। इंसुलिन में निम्नलिखित कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में जिंक मौजूद रहती है ज्यादा। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। निषेचन अंड और परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो इसका आंसर होगा 48 का सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। थैलेसीमिया और अनुवांशिक रोग है। एक अनुवांशिक रोग है जिससे क्या प्रभाव होता है? तो रक्त प्रभावित होता है। 50 का ये होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 ईस्वी को लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि वन्य जीव में जो वन्य में तस्करी होता है उसको, अवैध ढंग के तस्करी होता है अवैध ढंग से, उसको रोकना। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, तो इसका होगा थर्मल पावर प्लांट नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है 52 नंबर ऑप्शन ए नंबर, महाधिवक्ता पद राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न से होता है। कथन सही है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। एक कथन सही है। राज निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। और राज की विधि में के तहत प्राप्त मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ करता है, ये नहीं है, प्रेसिडेंट करता है। और जब यहाँ से मृत्यु दंड मिलता है तो क्या करता है? अपील करता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट इसको पार्डनिंग पावर है मृत्यु दंड की, राज्यपाल के पास नहीं है। डी नंबर को, राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य में आवंटित हेतु नियम बनाता है। ये कथन भी सही है। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया था? तो इसका होगा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट सर्विस है, काउंसिल है, NGAC, जो इसको 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको निरस्त कर दिया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सांसद द्वारा, जो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट करके और उसको महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो सांसद द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद ए में। तो विशेष राज्य पता नागालैंड को मिल गया, अरुणाचल प्रदेश को है और असम को मिला है। 4 राज्य है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। 56 नंबर में राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और 57 में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया? राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कब से लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 से RTI लाया गया। 58 देश के किसी भी न्यायालय चल रहे विवाद को अन्य पत्र भेजने का अधिकार किसके पास है?
तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। तो एक कथन सही है, सी नंबर। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, तो ये भी सही है। इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गलत है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, 5 साल के लिए होता है, इसके बाद चेंज होते रहता है। और मतलब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री कितने 5 साल के लिए होते हैं, उसके बाद अगर अगला प्रधानमंत्री आए तो फिर इसे चेंज हो गया हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी लाया गया। तो 52वें संविधान संशोधन में शेड्यूल 52 संशोधन में शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो 52वां संविधान संशोधन होगा, जो 1985 में राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया था। आप देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस चुनाव में मतदाता उपयोग से कोई नहीं प्रयोग करता। निम्नलिखित में किस चुनाव में मतदाता उपयोग में से कोई नहीं, मतलब नोटा का विकल्प प्रयोग करता। तो नोटा का विकल्प लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में किया जाता है, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA का मुख्यालय कहाँ है। तो वियना में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका है। इसकी राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अभिकरण का मुख्यालय, और ये 29 जुलाई 1957 की इसका स्थापना हुआ। इसका वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 को घोषित किया गया, जो 64 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला देश कौन है। तो दक्षिण अफ्रीका है। इस तरह से सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और अगला वीडियो सेट नंबर 4 होगा। इसको एक बार 2 बार रिवाइज करके, थोड़ा सा वीडियो स्लो बनाया हूँ, उसको स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख लीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।